गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का रसायन राहुल चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स लेसन का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इस पार्ट 3 में हम इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड स्यूडो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। देखिए, किसी भी रिएक्शन की रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो इस रिएक्शन को हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। देखिए, हमने कल पढ़ा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हमेशा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा फाइंड आउट करना कन्वीनियंट नहीं होता है, क्योंकि देखिए हम कैसे इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करते थे। हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते थे। तो यहाँ पे यदि रिएक्टेंट के बीच में ये ग्राफ प्लॉट करते थे तो हम यहाँ पे ये रिएक्टेंट लेते थे। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाती है, तो हम क्या करते थे, यहाँ पे एक पॉइंट लेते थे और वहाँ पे एक स्लोप डालते थे, और इस तरीके से हम इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो फाइंड आउट करते थे। तो देखिए, एवरी टाइम इंस्टेंटेनियस रेट जो है उससे रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम रेट ऑफ इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन मिल जाती है। तो देखिए, ये इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन जो है ये आपकी किसी भी रिएक्शन की काइनेटिक्स को फाइंड आउट करने का एक कॉमन मेथड है। तो एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, ये स्मॉल सी कैपिटल सी फॉर्म कर रहा है। तो ये एक्चुअल में रिएक्टेंट है। ये स्मॉल ए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ए आपके रिएक्टेंट है, स्मॉल बी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कैपिटल बी रिएक्टेंट है, और स्मॉल सी ये भी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और कैपिटल सी ये प्रोडक्ट है। तो देखिए, इसकी रेट कैसे लिखेंगे हम, इसकी रेट लिखेंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। माइनस साइन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग कम होती जाती है। तो इसको हम किस तरीके से लिखते थे, के ए की पावर ए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पावर में चले जाते हैं। हमने कल ही इस चीज़ को पढ़ा था, बी की पावर बी। देखिए, ये रिएक्शन जो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, हम इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम एक्चुअल में एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके इस डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें रिएक्शन की रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका हम सिंपली कैसे लिखते हैं, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो रेट को कैसे लिखेंगे हम, रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रेट को कैसे लिखेंगे, माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस रेट लिखने का तरीका है, स्मॉल डी यूज़ करते हैं हम। ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है।
तो डी आर अपॉन डी टी क्या है, रेट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसको हम के नॉट से डिनोट करेंगे, जीरो ऑर्डर के लिए के नॉट से डिनोट करेंगे। और कॉन्सेंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे आर की पावर हम जीरो लिख देंगे। तो ये जो आपको रिएक्शन मिली है ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। ये क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस डी आर, ये आर की पावर जीरो क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू वन के इक्वल हो जाएगी। तो हम डी टी को इधर ले लेंगे, के नॉट डी टी। अब देखिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपकी इस रिएक्शन को आप वन मान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ रिएक्शन सेकेंड। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, के नॉट को बाहर लिखेंगे हम, अब देखिए डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आर, और के नॉट डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड कांस्टेंट आ जाएगा, के नॉट टी डी टी का टी प्लस आई आ जाएगा आपका। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। देखिए अब ये जो आपको रिएक्शन मिली है इसका नंबर हम दे देते हैं 3। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आपको मिला है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हम इसकी वैल्यू जो है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए इनिशियल, ये आपका रिएक्टेंट है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, टी इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट होगी। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए टी यहाँ पे जीरो लिखेंगे और आर की जगह हम आर नॉट लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस आर नॉट इजिकल टू के नॉट इंटू टी की जगह हम जीरो लिख देंगे प्लस आई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर नॉट के इक्वल हो जाएगी। तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर नॉट, रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो जाएगा आई की वैल्यू। ये इक्वेशन 4 है। अब इस 4 में आई की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो वैल्यू जो है तो 4 इक्वेशन की वैल्यू को हम 3 में पुट कर देंगे। तो देखिए पुट कीजिए, यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया हमने के नॉट टी को एज इट इज लिख दिया और आई की जगह हम माइनस आर नॉट लिख देंगे। तो यहाँ पे आई की जगह लिखेंगे माइनस आर नॉट। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तीनों साइन हम क्या करेंगे, उल्टे कर देंगे। इसको प्लस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे और इसको प्लस कर देंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आर इजिकल टू माइनस के नॉट टी, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, प्लस आर नॉट। अब ये जो आपको मिली है इसको हम इक्वेशन 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करते हैं, आर और टी के बीच में। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर वर्सेस टाइम, इसके बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए ग्राफ जो है वो आपका कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। कैसा आएगा, लीनियर, क्योंकि ये जो आपकी इक्वेशन है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी को फॉलो करती है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो r को हम y एक्सिस पे लिखेंगे यहाँ पे,
ये वाई एक्सिस पे हमने आर को लिख दिया, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जो वेरिएबल है वो टाइम है, एक्स जो है वो टाइम, तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे लिख देंगे। एम क्या है आपका, एम स्लोप है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस के नॉट। तो देखिए ये लीनियर ग्राफ लीनियर है लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ में, ठीक है। और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, आर नॉट, आर नॉट आपका इंटरसेप्ट है, तो ये आपके आर से मतलब यहाँ वाई वाई एक्सिस पे कहीं पे ये होगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसकी वैल्यू आर नॉट है, ओके। और ये नेगेटिव स्लोप है, तो यहाँ से नेगेटिव स्लोप हम, तो नेगेटिव स्लोप हम यहाँ से लेते हैं इस तरीके से, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। तो ये आपका ग्राफ हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम। देखिए अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से के नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन हम 5 लेते हैं। 5 इक्वेशन क्या थी, आर इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी प्लस आर नॉट। अब हमको क्या करना है, के नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, आर नॉट को उस तरफ ले जाएंगे, आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के नॉट टी। अब हम यहाँ पे क्या करना है, इस साइन को हमको हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारी साइन को उल्टे कर देंगे एक बार फिर से, ठीक है। तो देखिए ये साइन ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम उल्टा करके कैसे लिखेंगे, आर नॉट माइनस आर इजिकल टू के नॉट टी। साइन सारी साइन को हमने चेंज कर दिया। अब देखिए के नॉट की वैल्यू आपको मिल गई, यहाँ से टी से डिवाइड कर दीजिए इसको, आर नॉट माइनस आर डिवाइडेड बाई टी, ये आपको के नॉट की वैल्यू मिल गई। ये आर नॉट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर टाइम टी पर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम फिर से इस चीज़ को समझते हैं। आर नॉट के लिए हम एक वैल्यू डिसाइड करेंगे कि देखिए यहाँ पे हम इस रिएक्शन को इस तरीके से हमने लिखा था, रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। तो सपोज कीजिए टी इजिकल टू 0 टाइम पर या इनिशियल में आर के जो रिएक्टेंट थे उसकी वैल्यू ए थी, टी इजिकल टू 0 पे प्रोडक्ट कितने होंगे, 0। अब मान लीजिए एट टाइम टी टाइम पर आपका कुछ मतलब एक्स पार्ट जो है रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस एक्स करेंगे, ठीक है। तो ए माइनस एक्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो प्रोडक्ट में कितना पार्ट कन्वर्ट हुआ, एक्स पार्ट। तो देखिए ये टी इजिकल टू 0 पे ये कॉन्सेंट्रेशन को हमने क्या किया था, आर नॉट लिया था, ठीक है। आर नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए के इक्वल हो जाएगी, और आर की वैल्यू एट टाइम टी पर आर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए माइनस एक्स के। तो हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं पे पहले लिख लेते हैं आर नॉट माइनस आर, पहले ही हम लिख के फिर वैल्यू पुट करेंगे। तो आर नॉट की वैल्यू क्या थी, ए, माइनस आर की वैल्यू क्या है, ए माइनस एक्स। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस एक्स। तो आर नॉट माइनस आर, इसकी वैल्यू आपकी एक्स के इक्वल आ रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, के नॉट इजिकल टू एक्स अपॉन टी, ठीक है। ये आपका आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, के नॉट इंटू टी हो जाएगी। तो मीनिंग क्या है, x जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके टाइम के। तो x क्या है, x जो है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड। ये जो x जो है वो एक्चुअल में आपका जितना भी रिएक्टेंट है
जिसने रिएक्शन की है, ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म किया है, तो रिएक्टेड अमाउंट है ये आपका रिएक्टेंट का। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रिएक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ये आपके टाइम के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखिए ये आपका जो है x प्रोपोर्शनल टू t है। तो मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो होती है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। अब हम इसको एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको कि कैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जितनी भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो एक्चुअल में जनरली अनकॉमन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये क्या होती है, रिलेटिवली अनकॉमन होती है। अब देखिए ये जितनी भी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है वो हेट्रोजीनियस सिस्टम में होती है। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। ये कैटलिस्ट है। अब देखिए ये कैटालिटिक रिएक्शन है कि यहाँ पे इस कैटलिस्ट की सरफेस पे क्या होगा, जब कोई रिएक्शन होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो है वो ये रिएक्टेंट्स है, वो कैटलिस्ट की सरफेस पे जो है वो एडजॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और एडजॉर्ब होके क्या होगा, ये कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनिशियली क्या होगा कि बहुत ही कम जो रिएक्टेंट है इनिशियली, मतलब बहुत कम रिएक्टेंट जो है वो कैटलिस्ट की सरफेस पे एडजॉर्ब होते हैं। तो ये स्टार्टिंग में ये जो रिएक्शन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेंट्रेशन, आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को जब बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे, तो ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को हम इंक्रीज करते गए, ठीक है। तो रिएक्टेंट, सारे ही रिएक्टेंट क्या होगा, आपके कैटलिस्ट की सरफेस को मतलब पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर देंगे, ठीक है। तो सारी ये रिएक्टेंट जो है वो आपकी कैटलिस्ट की सरफेस को ऑक्यूपाई कर देंगे। उसके बाद जब हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्टेंट की, ठीक है, तो क्या होगा, वो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जब आप इंक्रीज़ करेंगे एक बार फुली एडजॉर्ब होने के बाद में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी। उस समय क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने के बाद भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी। तो उस समय रिएक्शन जो है वो आपकी जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी। देखिए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे अमोनिया का डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो है वो आपका एक कैटलिस्ट जो है प्लेटिनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, और ये आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फॉर्म होती है। तो इस तरीके से ये जो रिएक्शन होती है वो जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी हम उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। एक रिएक्टेंट जो है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है, आर है, और रेट कांस्टेंट को हम K1 लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, और यहाँ पे रेट कांस्टेंट को हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में K0 लिया था, तो हम यहाँ पे K1 लेंगे, ठीक है। तो इसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, रेट को लिखेंगे माइनस इंस्टेंटेनियस रेट लिखेंगे हम, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिख रहे हैं, dr/dt इजिकल टू K1R। ये आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है, इसको हम 1 नंबर दे देते हैं। अब देखिए हम इसका रीअरेंजमेंट करते हैं, आर की वैल्यू को नीचे ले लेते हैं और डी टी की वैल्यू को उस तरफ ले लेते हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, dr/r इजिकल टू K1 dt। अब इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए dr/r इजिकल टू K1 जो है कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे उसको, और dt को इंटीग्रेशन करेंगे। अब देखिए dr/r का जो इंटीग्रेशन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ln r, ठीक है। इसको हम लिखते हैं ln r, और K1 dt को कैसे लिखेंगे, K1t + i, ठीक है, K1t + i। ये i वैसे ही होता है जैसे आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट था, वैसे ही ये क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो जीरो ऑर्डर में हमने देखा था। INTEGRATION इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आई की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताया था मैंने आपको। इनिशियल आपकी जो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इनिशियल रिएक्शन t=0 पर आर की वैल्यू क्या होती है आपकी, R0 के इक्वल होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे t=0 पे, यहाँ पे R की वैल्यू को हम R0 की वैल्यू के इक्वल लिख देंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से हम I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो K1 इंटू टाइम कितना है, 0 टाइम पे R की वैल्यू R0 के इक्वल है, प्लस I। तो यहाँ इसको हम माइनस लिखेंगे आगे। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, -ln R0। ये आपको इक्वेशन 4 मिल गई। इसकी वैल्यू को हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ 4 इंटू 3। तो देखिए इसको पुट कीजिए, क्या मिलेगा आपको, -ln R इजिकल टू K1t, प्लस की जगह पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -ln R0। अब हम क्या करेंगे, सारी साइन को चेंज कर देंगे, या माइनस की जगह प्लस, या प्लस की जगह माइनस, या माइनस की जगह प्लस, ठीक है। तो मैं सारी साइन को चेंज कर रहा हूँ, -K1t प्लस ln R0। अब देखिए K1t को उस तरफ ले जाऊंगा, ln R0 में से इसको माइनस कर दूंगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, K1t को उस तरफ लेके जाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ln R0 माइनस, इसको इस तरफ लेके जाएंगे ln R। अब इसको उस तरफ लेके गए थे तो कैसे लिखेंगे, ये प्लस में आ जाएगा वैल्यू K1t। देखिए ये ln क्या होता है एक्चुअल में, log a माइनस बी क्या होता है, log a/b है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस log a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, log a/b। तो ln R0 अपॉन
आर इजिकल टू K1T। अब यहाँ से K1 की वैल्यू आपको निकल जाएगी, T आप यहाँ पे नीचे ले लीजिए। तो K1 को कैसे लिखेंगे, 1/T ln R0/R। अब ln को हम क्या करेंगे, log की बेस 10 में हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हमको log की बेस 10 में लिखना है। log बेस 10 में कैसे लिखते हैं, ln x को कैसे लिखते हैं, 2.303 log की बेस 10 x। ठीक है, तो मैं ln को हटा के क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसको log की बेस 10 में लिखूंगा। तो देखिए 2.303 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2.303 अपॉन t log की बेस 10 R0/R। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे आपको ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई। रेट कांस्टेंट K1 की वैल्यू क्या आपको ऑब्टेंड हुई, 2.303/T log R0/R। इसको हम इक्वेशन 5 दे देते हैं। अब देखिए इसी इक्वेशन को हम दो अलग अलग टाइम इंटरवल में हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, जो हमने रिएक्शन लिखी थी, ये देखिए ये वाली रिएक्शन ln R माइनस ln R इजिकल टू K1T माइनस ln R0। इसको हम दो अलग अलग टाइम इंटरवल पे T1 और T2 टाइम पे हम यहाँ पे रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दो अलग अलग टाइम इंटरवल T1 और T2 है। तो इन T1 और T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी रिएक्टेंट की, R1 और R2 हो जाएगी। तो देखिए मैं फिर से इक्वेशन वो वाली लिख रहा हूँ, ln R इजिकल टू माइनस K1T, क्योंकि K1 तो हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट लिया ही था, तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ इस रिएक्शन को, ln R0 जो मैंने अभी आपको शो की थी उसको एज इट इज लिखा। अब हम इसको दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम इसको लिख रहे हैं, T1 और T2 टाइम पे। तो T1 टाइम पे हम इसको कैसे लिखेंगे, R की जगह पे R1 लिखेंगे, T की जगह T1 लिखेंगे। ठीक है, बाकी K1 एज इट इज रहेगा, R0 एज इट इज रहेगा। फिर वापस T2 टाइम पे कैसे लिखेंगे, R की जगह R2 लिखेंगे और T की जगह T2 लिखेंगे। तो देखिए बाकी K1 और R0 एज इट इज रहेगा। तो देखिए मैं T1 टाइम पे लिख रहा हूँ, तो R की जगह पे R1 लिखूँगा माइनस K1, T की जगह पे T1 लिखूँगा प्लस ln R0, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब मैं T2 टाइम पे कैसे लिखूँगा इसको, R की जगह पे R2 लिखूँगा और K1 की वैल्यू एज इट इज रहेगी, T की जगह पे T2 लिखूँगा और R0 की वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये जो है वो आपका देखिए ये वैल्यू जो है जब माइनस करेंगे ये प्लस हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू कट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, यहाँ पे इसको अभी आपको माइनस करना है, ln R1 माइनस ln R2 इजिकल टू, देखिए K1 की वैल्यू कॉमन है तो माइनस K1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये जो कॉमन है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ और क्या करूँगा, T1 माइनस T2 लिख दूँगा यहाँ पे। ठीक है, T1 माइनस T2, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको माइनस किया है ना। तो देखिए इस तरीके से मैंने लिखा इसको। अब देखिए K, ये माइनस वैल्यू हम अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, तो प्लस को आगे लिख दूंगा और इस माइनस को इस तरफ लिख दूंगा। तो यहाँ पे इस साइन को हटाऊंगा तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, R1 माइनस ln R2 इजिकल टू K1 T2 माइनस T1।
अब देखिए इस T2 और T1 को इसके नीचे ले जाएंगे। पहले तो सबसे पहले यहाँ ln या log a माइनस बी को हम कैसे लिखेंगे, वही log a अपॉन बी। तो यहाँ पे मैं इसको ln r1 अपॉन r2 लिख सकता हूँ इजिकल टू k1 T2 माइनस T1। अब इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 1 अपॉन T2 माइनस T1 ln r1 अपॉन r2 इजिकल टू k1। अब देखिए ln का साइन हटा के हमको log की बेस 10 में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे इसको 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log की बेस 10 r1 अपॉन r2। तो ये आपका क्या आ गया, k1 की वैल्यू आ गई आपकी, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट क्या होगा, k1 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log 10 r1 अपॉन r2। देखिए तो ये डिफरेंट टाइम इंटरवल पे आपको k1 की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये जो रिएक्शन हमको मिली थी, इसको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इसको। ठीक है, इसको फिर से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ln r इसको इस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे, ln r माइनस ln r नॉट इजिकल टू माइनस k1t। अब देखिए ln r माइनस ln r नॉट को कैसे लिखेंगे, ln r अपॉन r नॉट log a माइनस बी log a अपॉन बी। तो ln r अपॉन r नॉट इजिकल टू माइनस k1t ऐसे लिखेंगे हम। अब हमको क्या करना है, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे हम। ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो ln r अपॉन r नॉट को जब एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये r अपॉन r नॉट हो जाएगा, और इसका एंटी लॉग क्या होगा, ये इसकी पावर में चला जाएगा, एक्सपोन e की पावर पे चला जाएगा, e की पावर माइनस k1t ये हो जाएगा। अब देखिए r इजिकल टू क्या होगा, r नॉट e की पावर माइनस k1t। ये आपको इक्वेशन को हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए हमने क्या किया था, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा था, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो t इजिकल टू 0 टाइम पे, इनिशियल टाइम पे जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेंगे हम, स्मॉल a लेते हैं, तो प्रोडक्ट t इजिकल टू 0 टाइम पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब t टाइम पे x मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस एक्स, और प्रोडक्ट कितने फॉर्म हुए, x। ठीक है, अब देखिए तो आपका ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ठीक है, अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो r नॉट क्या हो जाएगा आपका, r नॉट की वैल्यू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल a, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a माइनस एक्स। और देखिए t, ये t2 है आपका, t1 0 हो जाएगा, तो t2 को आप यहाँ पे टाइम को t लिखेंगे, यहाँ पे टाइम को आप t लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एक टाइम आपका 0 हो जाएगा, तो k1 को कैसे लिखेंगे, 2.303 अपॉन t लॉग, ये क्या है, ये r1 अपॉन r2 है। तो इस तरीके से आप देखिए r1 को आप
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आप मान लीजिए और R2 को फाइनल, तो इसको A/A-X लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये जो था वो मैंने आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे निकाल के आपको बताया था, तो हम इसको इससे निकाल सकते हैं जो आपका इक्वेशन 1 था, क्योंकि यहाँ पे R0 की वैल्यू है तो बात वही है, R0 की वैल्यू में हमने लिया था, तो हम इसको इससे निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। देखिए इसको मैं फिर से यहाँ पे R की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी आपकी R0 है, और ये -x की वैल्यू R के इक्वल है। ठीक है, तो ये इनिशियल आपका रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट जो है टी टाइम पर, तो इसको मैं फिर से इस तरीके से लिख लेता हूँ 2.303/T log R0/R। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो हमने पढ़ी है उसका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या है, एक तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के काम आता है, और दूसरा हम रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वी कैन कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। तो ये दोनों चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो देखिए अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ हम किस में प्लॉट करते हैं, लॉग आर और टी के बीच में, है ना, लॉग आर एंड टी, इसके बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हम एक्चुअल में इसको रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखिए मैं इसको लिखता हूँ K1 2.303/T log R0/R, एज इट इज लिखा है मैंने। अब मैं क्या करूँगा, ये 2.303 को इसके नीचे ले जाऊँगा और T को यहाँ ले जाता हूँ इसके पास में। ठीक है, तो देखिए K1T/2.303 log R0/R। अब log R0/R को हमने कैसे लिखा था, log R0 - R लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे K1T/2.303 इज इक्वल टू log R0 - log R, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए अब इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे। लॉग आर को उस तरफ ले जाइए क्योंकि हमको ग्राफ प्लॉट करना है लॉग आर और टी के बीच में, तो लॉग आर को उस तरफ ले जाइए, लॉग आर, और K1 इंटू टी अपॉन 2.303 को हम लॉग R0 में से माइनस कर देंगे, लॉग R0 माइनस K1T अपॉन 2.303। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -K1T अपॉन 2.303 प्लस लॉग R0। तो हमको यहाँ पे मिल गया ये। तो देखिए यहाँ पे हम लॉग R और T के बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ कैसा आएगा, लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये आपका y = mx + c को फॉलो करता है। ये वैल्यू जो है वो y है, ये x की वैल्यू जो है वो t के इक्वल है, और -K1/R जो है वो आपका -K1/2.303 जो है वो आपका स्लोप है। ठीक है, और इंटरसेप्ट c जो क्या है आपका log R0 इंटरसेप्ट है। तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। देखिए log R और t के बीच में, तो देखिए स्लोप क्या है, आपको स्लोप मिला -K1/2.303। ठीक है, तो स्लोप नेगेटिव है। अब देखिए इंटरसेप्ट कहाँ पे होगा, ये इंटरसेप्ट करेगा y एक्सिस पे करेगा, तो y एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेप्ट करेगा, मान लीजिए यहाँ पे किया, तो आपकी log R0 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे log R0। क्लियर, और स्लोप नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव स्लोप है।
माइनस K1/2.303, ये आपका स्लोप हो गया। अभी देखिए, यदि आपको ये हमने लॉग आर और टी के बीच में ग्राफ बनाया था, यदि आपको पूछे कि एक और ग्राफ यदि आपको बनाने के लिए कहे, लॉग R0/R वर्सेस टी, इसके बीच में यदि आपको ग्राफ प्लॉट करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए, इसी इक्वेशन की हेल्प लेंगे। ये जो इक्वेशन है जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था अभी, ठीक है, लॉग आर और टी के बीच में, तो हमको अब लॉग R0/R वर्सेस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसा आएगा? तो देखिए, हम इसको रीअरेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि लॉग R0/R है, तो हम क्या करेंगे, लॉग R0 माइनस लॉग R और K1T/2.303 को उस तरफ ले जाएंगे और लॉग R0 में से लॉग R माइनस कर देंगे। तो देखिए, हम इसको लिखते हैं, लॉग R0 माइनस लॉग R इजिकल टू क्या हो जाएगा, उधर जाके ये प्लस बन जाएगा K1T/2.303। क्लियर? अब लॉग R0/log R जो है वो क्या होगा, लॉग R0/R हो जाएगा। देखिए, हमने इस टर्म में इसको लेना है, लॉग R0/log R हो जाएगा इसकी वैल्यू। इसको कैसे लिखेंगे, K1T/2.303। अब देखिए, आपको ये मिल गया, ये और इस टी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये देखिए, y इक्वल टू फिर से mx प्लस सी करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ c की वैल्यू क्या है, देखिए y क्या है, ये log R0/R y है, और टाइम जो है वो आपका x है। स्लोप क्या है आपका, K1/2.303, c की वैल्यू 0 है। तो जब c की वैल्यू 0 होती है, मतलब आपका जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, ओरिजिन से। तो हम ग्राफ को ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लॉग R0/R वर्सेस टी, ग्राफ ओरिजिन से प्लॉट होगा क्योंकि आपका इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है। अब देखिए, लेकिन ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ होगा, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा, लीनियर होगा। तो देखिए, लीनियर ग्राफ इस टाइप से आपको मिलेगा, क्योंकि लीनियर ग्राफ होगा और वो स्लोप भी पॉजिटिव है। ग्राफ का स्लोप क्या है, स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, K1/2.303, ठीक है, या माइनस साइन नहीं है, तो स्लोप पॉजिटिव है। तो आपका लीनियर ग्राफ जो ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये ग्राफ प्लॉट हो गया आपका। स्लोप को कैसे लिखेंगे आप, K1/2.303, ये स्लोप हो गया आपका, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की रिएक्शन के, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन। एथीन का हाइड्रोजनेशन की रिएक्शन जो होती है, ये एथीन है C2H4, इसकी जब हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है तो उसको हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करेगी, आपकी एथेन फॉर्म करेगी। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो रेट कैसे लिखेंगे इसकी, रेट इजिकल टू C2H4, ठीक है। तो C2H4 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल, वो सारी ही फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। रेडियो एक्टिव डीके, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। जैसे देखिए, ये रेडियम है 88 रेडियम 236, जब इसका डीके होता है तो क्या बनता है, रेडॉन बनता है 86 रेडॉन, यहाँ पे 226 है, सॉरी 222 रेडॉन प्लस हीलियम का एक एटम निकल जाएगा 2He4। तो ये आपका रेडियो एक्टिव डीके है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। देखिए, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हो गया। अभी हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन।
गैस फेज में कैसे रिएक्शन होती है वो हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज रिएक्शन। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्चुअल में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो है वो गैसियस फॉर्म में है। रिएक्ट या फिर तो कॉन्सेंट्रेशन को हमने कैसे लिखा था कि जो रेट होती है वो कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है, यही बात की थी। तो अब देखिए यदि गैसियस फेज में आपका रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एक्चुअल में रेट जो है किस पे डिपेंड करेगी, आपकी पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर जो है उस पर डिपेंड करेगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म को हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर की टर्म से रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। तो आपके रिएक्टेंट्स जो है वो गैसियस फेज में है, तो रिएक्टेंट जो ए आपका रिएक्टेंट है ये बी प्रोडक्ट बनाता है और आपका सी प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन का एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गैसियस फेज में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे एक्चुअल में प्रेशर टर्म यूज़ करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर जो है हम ए का क्या लिखेंगे, पी आई, है ना। पी आई क्या होता है आपका, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए। तो रिएक्टेंट का जो इनिशियल प्रेशर है उसको पी आई से हम एक्सप्रेस करेंगे और पी टी जो है उसको एक्सप्रेस करेंगे टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम, टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का टोटल प्रेशर जो है वो हम पी टी से एक्सप्रेस करेंगे। तो टोटल प्रेशर हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए टोटल प्रेशर पी टी कैसे लिखेंगे, इसका प्रेशर, रिएक्टेंट का प्रेशर और आपके प्रोडक्ट का प्रेशर, सबके प्रेशर को जोड़ देंगे, सबके पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे। तो रिएक्टेंट का प्रेशर पी ए, प्रोडक्ट का प्रेशर पी बी, सी प्रोडक्ट का प्रेशर पी सी। तो यहाँ पे आपको ये टोटल प्रेशर मिल गया, ठीक है, पूरे सिस्टम का। अब हम इस रिएक्शन को देखते हैं। ये गैसियस रिएक्शन जो है फिर से मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे आपको इसका प्रेशर क्या था, इनिशियल प्रेशर रिएक्टेंट का पी आई हमने लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो उस समय आपका प्रोडक्ट का प्रेशर क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो पे कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता तो उसका प्रेशर जीरो होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर जीरो होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट टाइम टी पर। टी टाइम पे क्या होगा कि कुछ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेंगे। तो मान लीजिए एक्स रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में बदलते हैं, तो हम यहाँ पे पी आई माइनस एक्स कर देंगे और आपके प्रोडक्ट क्या फॉर्म होंगे, एक्स और एक्स, ये प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अब सिस्टम का टोटल प्रेशर कैसे फाइंड आउट करेंगे, पी टोटल। तो देखिए इन सब के पार्शियल प्रेशर को जोड़ देंगे, ये सारा प्रेशर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में है, ओके। तो हम टोटल सिस्टम का प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो ए का प्रेशर, बी का प्रेशर, सी का प्रेशर सबको ऐड करना है। तो ए का प्रेशर क्या था आपका टी टाइम पे, P1 माइनस एक्स, बी का प्रेशर क्या था प्लस एक्स, सी का प्रेशर क्या था प्लस एक्स। तो एक एक्स से कट जाएगा तो टोटल प्रेशर आपको मिल जाएगा पी आई प्लस एक्स, ये आपके सिस्टम का टोटल प्रेशर है। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको पार्शियल प्रेशर निकालना ए का पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी ए। तो पी ए का पार्शियल प्रेशर कितना था आपका, पी आई माइनस एक्स था, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, पी आई माइनस एक्स, ये ए का प्रेशर है, ठीक है। पी आई क्या था, इनिशियल प्रेशर ऑफ ए, और एक्स जो है वो आपके कितने रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, एक्स। इस एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो देखिए एक्स की वैल्यू कैसे लिखेंगे, पी टी माइनस पी आई, इस वैल्यू को हम एक्स की यहाँ पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ से आई है, ठीक है। तो पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ओके। तो पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई हो जाएगा, पी आई से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 PI माइनस पी टी। ये आपका पी ए का प्रेशर आ गया, ठीक है, पार्शियल प्रेशर आ गया, पी ए का पार्शियल प्रेशर आपको मिल गया। अब देखिए इसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे
इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन की इक्वेशन में। तो के कैसे लिखते थे हम वहाँ पे 2.303 अपॉन टी लॉग हम लिखते थे R0 अपॉन R, ठीक है, ये लिखते थे। अब हमको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या यूज़ करना है, प्रेशर की टर्म यूज़ करनी है। तो ये आपका क्या होगा, R0 की जगह ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह इनिशियल प्रेशर यूज़ करेंगे। इनिशियल प्रेशर की वैल्यू क्या थी आपकी ए की, रिएक्टेंट की पी आई, तो इसकी जगह पे पी आई लिख देंगे। और एट टाइम टी पर आपकी पी ए का प्रेशर क्या हो जाएगा, एट टाइम टी पर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 PI माइनस पी टी। तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं 2.303 अपॉन टी लॉग पी आई अपॉन 2 PI माइनस पी टी। ये आपका रेट कांस्टेंट हो गया गैसियस फेज के लिए। तो हमने यहाँ पे गैसियस फेज के लिए क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म की जगह पे हमने प्रेशर टर्म यूज़ की है। तो देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर गैस फेज का आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। देखिए हाफ लाइफ जो है हम दोनों ही जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स दोनों के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्चुअल में हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होती है, टाइम होता है, ठीक है। वो टाइम जहाँ पे रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ हो जाती है, ठीक है। उसी को हम हाफ लाइफ बोलते हैं। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की R0 है और उस टाइम पे टी हाफ टाइम पे आपको रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, R0/2 हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए मैंने आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू आपको बताई थी, के इक्वल टू एक्स अपॉन टी होता है। एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, आपका A0 माइनस ए अपॉन टी, ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए आपकी टी हाफ पर क्या होगा, एट टी इजिकल टू टी हाफ, आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की हाफ हो जाती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए क्या हो जाएगा A0/2, वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो के इजिकल टू क्या लिखेंगे हम, A0 माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे A0/2 डिवाइडेड बाई टाइम की जगह पे हम टी हाफ लिख देंगे। A0 माइनस A0/2 क्या हो जाएगा आपका A0/2 अपॉन टी हाफ, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा A0 अपॉन 2 टी हाफ। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, टी हाफ क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि हाफ लाइफ हम निकाल रहे हैं, टी हाफ उधर ले जाएंगे, A0 अपॉन 2K। ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया। A0 क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। तो हाफ लाइफ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, हाफ लाइफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। और टी हाफ की वैल्यू जो है वो आपके रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने टी हाफ की वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए हम हाफ लाइफ फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
तो पहले रेट कांस्टेंट लिख लेते हैं इसका। रेट कांस्टेंट क्या होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए, या फिर आप यहाँ पे आर नॉट अपॉन आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर नॉट या ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये टी टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखिए टी हाफ पर क्या हो जाएगा, उसी तरीके से लिखना है। एट टी हाफ आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और टी की जगह टी हाफ लिखेंगे। 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। तो देखिए इस 2 की वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे, ए नॉट से ए नॉट कट हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010। तो 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू 0.3010, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, टी हाफ उधर लेके के को यहाँ नीचे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपकी टी हाफ की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। टी हाफ इजिकल टू 0.693 अपॉन के। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की टर्म ही नहीं है, तो हाफ लाइफ जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेशन की टर्म से एक्चुअल में मतलब फ्री है, ठीक है। तो आपकी हाफ लाइफ जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ए, ठीक है। इस तरीके से ए की कॉन्सेंट्रेशन से एक्चुअल में क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है टी हाफ की वैल्यू। अब हम एक क्वेश्चंस को देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके पास में एक सवाल है जिसमें एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी के की वैल्यू आपको दे रखी है 5.5 इंटू 10⁻⁻14 पर सेकेंड। आपको टी हाफ फाइंड आउट करना है, तो सीधा सा इस इक्वेशन में पुट करना है आपको, ठीक है। के की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो टी हाफ मिल जाएगा। तो देखिए टी हाफ आपसे पूछा है क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। के की जगह पे लिख लेंगे हम 5.5 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए ये आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कंप्लीट हो गया, हाफ लाइफ भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम पढ़ते हैं सूडो केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूडो केमिकल रिएक्शन। देखिए एक्चुअल में सूडो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो आपके रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। अलग अलग रिएक्टेंट की, लेकिन एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। तो देखिए एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। यहाँ पे हम दो रिएक्टेंट लेते हैं ए और बी हाइपोथेटिकल, और यहाँ पे सी प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो एक्चुअल में सूडो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो देखिए यहाँ पे एक्चुअल में जो रिएक्शन की काइनेटिक्स होती है वो रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो आपको दिखता है वो रेशियो होता नहीं है। तो कैसे है, जैसे देखिए ये जो रिएक्शन है इसकी रेट हम कैसे लिखेंगे, KAB इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या ये रेट जो है ए के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और बी के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में ये रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होनी चाहिए और टोटल जो रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ
कि कैसे होता है कि इन दोनों जो रिएक्टेंट है इसमें से एक रिएक्टेंट यदि एक्सिस में है, यदि एक रिएक्टेंट एक्सिस में है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसी रिएक्शन के ड्यूरिंग जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, और बी यहाँ पे आप वाटर ले लीजिए, ठीक है, बी को एज ए वाटर ले लीजिए। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट है, यदि ये एक्सिस में है तो हम इसको सॉल्वेंट मान सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है 55.5 मोलर, ठीक है। अब जब रिएक्शन हो जाती है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन मान लो यहाँ 55.5 मोलर से चेंज होके 55.49 मोलर हो जाती है, ठीक है। यदि ये कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ही कम चेंज हुआ तो आप मान सकते हैं कि ये चेंज एक्चुअल में न के बराबर है ना, नेग्लिजिबल चेंज है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक्चुअल में आपके वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जो ये सेकंड टोटल मतलब रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स दिखने वाली है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। तो ऐसी सारी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सूडो केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो रिएक्शंस जो होती है जो सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती हुई दिखती है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है, वो सारी रिएक्शन सूडो केमिकल रिएक्शंस होती है। तो देखिए इसकी रेट को हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए के और बी ये दोनों तो कांस्टेंट है, जब बी की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और के की, तो हम के बी की जगह एक दूसरा कांस्टेंट ले लेंगे के नॉट, तो यहाँ पे इसको के नॉट लिख देंगे, ठीक है, और ए एज इट इज लिखेंगे। तो रेट जो है वो ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके हम इसको और समझते हैं। जैसे ये हम एस्टर की हाइड्रोलाइसिस के बारे में बात करते हैं। एस्टर क्या होता है, CH3CO C2H5, ये एथिल एसीटेट है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है। ये एक्चुअल में रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, और क्या आपको मिलता है, एसिड मिलता है और अल्कोहल मिलता है। तो ये एसिटिक एसिड है और ये आपको एथिल अल्कोहल है, ये फॉर्म करते हैं। अब देखिए ये वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में है, वाटर लार्ज अमाउंट में है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। तो दिखने में क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है और इसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की, तो टोटल रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होती है लार्ज अमाउंट में होने के कारण, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, केवल आपकी एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखने में सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है लेकिन वास्तविक रूप से ये फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं रेट कैसे लिखूँगा, रेट इज इक्वल टू के CH3COO C2H5 और H2O। अब देखिए के तो कांस्टेंट था और H2O की भी कांस्टेंट है, तो के H2O को मैं यहाँ पे के डैश लिख सकता हूँ, ठीक है। तो के डैश क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया कांस्टेंट मिल जाएगा COO C2H5, ये आपकी रेट आ गई। तो रेट केवल जो है CH3COO C2H5 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो ये आपका सूडो केमिकल रिएक्शंस हो गई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपको मेरा चैनल यदि मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।